हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू क्लास 12th। आज हम आपकी बुक फ्लेमिंगो से एक नई पोयम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, राइट। ये पोयम हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको लिखा है एड्रीने रिच ने। सबसे पहले फटाफट एक क्विक रिकैप, एक क्विक ब्रीफ ले लेते हैं पोइट के बारे में। जैसा कि दिखाया गया है, इस पोयम को लिखा है एड्रीने रिच ने, और एड्रीने रिच की जो खासियत है लिखने की वो ये है कि वो वाइडली नोन हैं अपने क्या कहते हैं इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट, राइट। यानी कंटेम्प्रेरी जो वुमेन हैं, यानी उनके समय में जो महिलाएं थी और उनकी जो स्थिति थी, उनके खिलाफ, उनकी स्थिति के सुधार करने के लिए जो भी आंदोलन हुए, उनमें उनके योगदान के लिए उनको याद किया जाता है। ठीक है, 1929 में इनका बर्थ हुआ था क्या कहते हैं यूएसए के बाल्टीमोर, जिसका नाम जो कि मैरीलैंड में पाया जाता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने क्या कहते हैं 19 वॉल्यूम्स जो हैं पोइट्री के वो अब तक पब्लिश किए हैं, जिसमें कि साथ ही साथ 3 कलेक्शन हैं एसेस के और काफ़ी सारी राइटिंग्स हैं। ठीक है, ये रेसिज्म यानी रेसिस पर आधारित जो सिस्टम होता है उसके कट्टर विरोधी रही हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, इनका इंट्रोडक्शन अगर आता है तो उसमें, ठीक है, उसकी कट्टर विरोधी रही हैं। और इस पोयम में ये हमको बताने की कोशिश करती हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, आप लास्ट की 2 लाइन देखेंगे तो आपको बताती हैं। ये जो पोयम है आंट जेनिफर्स टाइगर, वो एड्रेस करती है द कॉन्स्ट्रेंट्स यानी पीड़ाओं को, दुखों को एड्रेस करती है। किसके? एक मैरिड लाइफ में रहने वाली विमेन के। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे सभी, और इसके साथ ही हम पोयम के लिए आगे बढ़ेंगे। अब पोयम के बारे में आपको बता देता हूँ, इसका बैकग्राउंड बताता हूँ मैं आपको। ये पोयम जो है एक लेडी को, एक मैरिड लेडी जो है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको सेंट्रलाइज्ड करते हुए लिखी गई है, जिसमें कि लेडी एक क्या कहते हैं कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रही है, जिसमें कि वो फियरलेस टाइगर्स को ड्रॉ कर रही है। टाइगर्स हैं जो कि फियरलेस हैं, ठीक है, वो घूम रहे हैं, और एक तरफ उसको बुनते समय उसकी उंगलियां कांप रही हैं उस सिलाई को, सुई को पिरोने में, उसको खींचने में। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कई सारे बंधन हैं उसकी मैरिड लाइफ के। उसके हस्बैंड ने जो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं वो उसको बांधे हुए हैं, उसको रोके हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ तो इतनी फियरलेस ड्राइंग दिखाई गई है। ये फियरलेस ड्राइंग जो है वो उसकी इच्छाओं को, उसके मेंटल स्टेट को और उसके ड्रीम्स को सिंबलाइज करती है, पर उसकी रियलिटी इन इच्छाओं, इन ड्रीम्स से बिल्कुल अपोजिट है। वो रियलिटी में इतनी फियरलेस नहीं है, वो उस तरह से रह नहीं सकती। रहना तो चाहती है, उसकी मन में काफ़ी सारी इच्छाएं हैं। देखिए, आप अपने भी समाज में देखते हैं कि शादी होने के बाद एक औरत जो होती है वो बिल्कुल बंध जाती है। उसको वही काम करना पड़ता है जो कि उसको उसके ससुराल वाले बोलते हैं। उसको उसी रहन सहन में, उसी ढंग से रहना पड़ता है जैसा कि वहाँ की परंपराएं होती हैं। ठीक है, लेकिन आप किसी की बॉडी को तो रोक सकते हैं, पर उसके मन को थोड़ी रोक सकते हैं। मन में सोचने के लिए, कल्पना करने के लिए, इमेजिन करने के लिए तो इंसान स्वतंत्र होता है और बिल्कुल फ्री होता है। सिमिलर इसी वे में आंट जेनिफर जो हैं वो अपनी इच्छाओं को एक पर्दे पर उतार रही हैं, और क्या कहते हैं उस पर्दे में कुछ फियरलेस टाइगर हैं जो कि अपने ग्रीन फॉरेस्ट में बिल्कुल फियरलेस अंदाज में घूम रहे हैं, बहादुरी के साथ में। एक तरफ उनकी मैरिड लाइफ है जो कि फियरलेस नहीं है, लिमिटेड है। ठीक है, तो आइए चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर आते हैं इस पोयम के, और समझते हैं इस पोयम को क्या हमको ये बताना चाहती है और क्या हमको ये समझाना चाहती है। चलिए शुरू करते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं, प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन। देखिए, आपको वर्ड दिख रहा होगा प्रेंस। प्रेंस का मतलब होता है उछल कूद करना। ठीक है, प्रेंस, आंट जेनिफर्स के टाइगर जो हैं
वो उछल कूद कर रहे हैं अक्रॉस अ स्क्रीन। स्क्रीन क्या है? वो पर्दा, जिस पर्दे पर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, उनकी कढ़ाई कर रही हैं। ठीक है, तो पहली लाइन हमको क्लियर करती है कि आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो एक पर्दे पर उछल कूद कर रहे हैं। वो टाइगर्स अब कैसे हैं वो हमको अगली लाइन में पता चलेगा, बताने की कोशिश की जाएगी। ब्राइट टोपेज डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ये ब्राइट यानी उज्जवल, चमकदार, टोपेज क्या होता है? एक क्रिस्टल होता है। तो ये क्रिस्टल लाइक एनिमल्स हैं, क्रिस्टल लाइक फिगर्स हैं, जो कि डेनिजन होता है इनहेबिटेंट। क्या होता है? इनहेबिटेंट यानी निवासी। ठीक है, रेजिडेंट, ये क्या है? रेजिडेंट हैं किसके? ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी एक हरी दुनिया के। वो हरी दुनिया क्या हुई? फॉरेस्ट। हमको कॉन्टेक्स्ट लेना है हर एक वर्ड का। ठीक है, तो ये चमकदार क्रिस्टलाइन फिगर्स हैं यानी एनिमल्स हैं जो कि निवासी हैं ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, एक हरी भरी दुनिया के। तो दो लाइन होती हैं हमारी, दो लाइनों को जब हम सम अप करते हैं तो क्या निकलता है? आंट जेनिफर के जो शेर हैं, जो चीते हैं, जो टाइगर हैं, वो एक पर्दे पर उछल कूद कर रहे हैं जो कि एक हरी भरी दुनिया के उज्ज्वल चमकदार निवासी हैं। दे डू नॉट फियर। दे किसके लिए आया है? दे आया है टाइगर्स के लिए। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। द मैन बीनीथ द ट्री कौन है? ध्यान रखिए, कौन होगा ये मैन बीनीथ द ट्री है एक हंटर। क्या है? हंटर, राइट। मैन बीनीथ द ट्री कौन होगा? हंटर होगा। ठीक है, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। वो उस पेड़ के नीचे खड़े हुए इंसान से डरते नहीं है जो कि उनका शिकार करने के लिए आया है। एक तरफ आंट जेनिफर है, वो मैन बीनीथ द ट्री उनके लिए कौन है? वो उनके हस्बैंड। ठीक है, जो कि हमेशा उनके पर रेस्ट्रिक्शंस लगाते रहते हैं और हमेशा उनकी लाइफ को लिमिटेड बनाए हुए हैं, उनको रोक टोक करते हैं, बंधन लगाते हैं उनके ऊपर। ठीक है, लेकिन आंट जेनिफर उनसे डरती हैं, लेकिन आंट जेनिफर के टाइगर उस शिकारी से नहीं डरते हैं। दे पेस का मतलब क्या होता है? पूरी गति से घूमना। ठीक है, यानी एक कैसा मूवमेंट? क्विक मूवमेंट। ठीक है, एक क्विक मूवमेंट। दे पेस, वो तो पूरी गति से घूमते हैं। इन स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी। स्लीक एक एलिगेंस वाली, शिवेलरिक यानी ब्रेव। क्या होता है शिवेलरिक का मतलब? शिवेलरिक का मतलब होता है ब्रेव। ध्यान रखेंगे सभी। ठीक है, दे पेस, वो तो घूमते हैं इन स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी, एक एलिगेंस वाली, ब्रेवरी से भरी हुई सर्टेनिटी यानी निश्चितता को लेकर, पूर्ण निश्चितता के साथ, बहादुरी के साथ और एलिगेंस के साथ वो तो घूमते ही रहते हैं। वो उस पेड़ के नीचे खड़े हुए इंसान से, उस शिकारी से बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा पहला स्टांजा हुआ। इस पहले स्टांजा को मैं सम अप कर रहा हूँ, समझते चलिएगा। आंट जेनिफर के टाइगर जो हैं वो एक पर्दे पर उछल कूद कर रहे हैं। वो एक हरी भरी दुनिया के उज्जवल निवासी हैं। वो उस पेड़ के नीचे खड़े हुए शिकारी से डरते नहीं हैं। वो तो एक निश्चितता के साथ, बहादुरी के साथ घूमते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये तो पहला स्टांजा था हमारा। समझ में आ रही है बात? ये हमारा फर्स्ट स्टांजा था। इस स्टांजा में हमने जो चीज़ समझी वो अलग है दूसरे स्टांजा से। अब दूसरे स्टांजा पर आते हैं, देखिए वो क्या कहता है दूसरा स्टांजा। दूसरा स्टांजा कहता है आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं वो फ्लटरिंग यानी कपकपा रही हैं, हिचकिचा रही हैं, लड़खड़ा रही हैं। थ्रू हर वूल, उस वूल यानी उस ऊन में, जिस ऊन से वो कढ़ाई कर रही हैं, उस धागे में, धागे को खींचते हुए, ठीक है, उसको बुनते हुए उनकी उंगलियां फड़फड़ा रही हैं, कपकपा रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल। इवन द आइवरी नीडल, आइवरी नीडल क्या होती है? वो सलाई जिससे कि स्वेटर या चीज़ें, ऊन की चीज़ें बुनी जाती हैं। ठीक है, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। वो तो एक सलाई को भी बड़ी मुश्किल से खींच पा रही हैं। उंगलियां इतनी असहज हैं, इतनी कपकपा रही हैं
कि वो तो एक सिलाई को भी खींचने में बड़ी तकलीफ, बड़ी डिफिकल्टी को एक्सपीरियंस कर रही हैं। अब समझिए, जिस चीज़ को वो ड्रॉ कर रही थी, वो टाइगर फियरलेस थे। वो तो किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं कर रहे थे, वो उस हंटर तक से नहीं डर रहे थे। लेकिन आंट जेनिफर की उंगलियां जो कि उन टाइगर्स को ड्रॉ कर रही हैं, ड्रॉ करते समय उस सिलाई को खींचने में भी बड़ी तकलीफ का एहसास कर रही हैं। द मैसिव वेट, मैसिव क्या होता है? हैवी। क्या होता है मैसिव का मतलब? हैवी। ठीक है, द मैसिव वेट, जो भारी भरकम वजन है, बोझ जो है, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। यहाँ वेडिंग बैंड देखिए, ये चूंकि एक फॉरेन कंट्री में लिखी हुई पोयम है, तो यहाँ वेडिंग बैंड का मतलब हो जाएगा कोई ब्रेसलेट या कोई कंगन जो उन्होंने अपने हाथों पर पहना हुआ है। और अगर हम इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लेने की कोशिश करते हैं तो हो गया मंगलसूत्र। ठीक है, तो हम उसी जिस क्या कहते हैं फॉर्मेट में या जिस कॉन्टेक्स्ट में ये पोयम लिखी गई है, उसी के अकॉर्डिंग इस वेडिंग बैंड नाम के शब्द का सेंस लेने की कोशिश करेंगे और उसके कॉन्टेक्स्ट में ही इसको हम समझेंगे। देखिए, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल के वेडिंग बैंड का जो भारी भरकम, अंकल के द्वारा जो शादी में दिया गया, यानी उनके हस्बैंड के द्वारा शादी में दिया गया जो वेडिंग बैंड था, यानी उसका जो बोझ है, सिट्स हैवीली, वो जमकर बैठा हुआ है, बोझ के साथ बैठा हुआ है, अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर के हाथों पर। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो दो लाइन हमको दिख रही हैं, ये दो लाइन हमको बताने की कोशिश क्या कर रही हैं, बात को समझिएगा। जो शादी के दौरान उनको वेडिंग बैंड दिया गया, जो कि उनकी शादी का या मैरिड लाइफ का प्रतीक था, सिंबल था, वो एक कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, ऐसे बंधन लगा रहा है उनके हाथों पर कि उनके हाथ अपनी मर्जी से फ्रीली, बिल्कुल लिबर्टी के साथ में मूव नहीं कर पा रहे हैं। उनको सोचना पड़ रहा है अपने अपने हर एक्शन से पहले, जैसे कि एक मर्यादित औरत को सोचना पड़ता है जो मर्यादा में रहती है, जो कि अपने ससुराल की परंपराओं और वहाँ के तौर तरीकों के हिसाब से ढल चुकी होती है, चाहे मजबूरी में चाहे जानबूझकर। ठीक है, ऐसी औरत कोई भी कार्य करने से पहले एक बार सोचती है। तो ये जो सोच है वो आती क्यों है? उस मंगलसूत्र या इस तरह के वेडिंग बैंड के द्वारा लगाई हुई रिस्ट्रिक्शन की वजह से, जो कि उनकी मैरिज का प्रतीक है, सिंबल है। तो अंकल ने जो वेडिंग बैंड दिया, यानी उनके हस्बैंड ने जो वेडिंग बैंड दिया था, उसका बोझ जो है उनके हाथों पर बैठा हुआ है, जो कि उनको एक सिलाई तक को खींचने में बड़ी दिक्कतें दे रहा है, बड़ी डिफ़िकल्टीज पैदा कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा स्टांजा था। अब इस दूसरे स्टांजा में हमने ओवरऑल क्या चीज़ समझी है वो देखिए। आंट जेनिफर जो हैं, वो उनकी उंगलियां उस ऊन में, उस सिलाई को खींचने में भी तकलीफ का एहसास कर रही हैं, बहुत मुश्किल, बहुत कठिनाइयों का एहसास कर रही हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज फेस कर रही हैं उस हल्की सी सिलाई तक को खींचने में। जबकि जिस चीज़ को वो ड्रॉ कर रही हैं वो किसी भी तकलीफ से पूरी बहादुरी से निकलने में सक्षम होता है, वो टाइगर, जो कि अपने पास में नीचे खड़े हुए शिकारी तक से नहीं डर रहा है, और उसको ड्रॉ करने वाले की उंगलियां जो हैं एक सिलाई तक को खींचने में असमर्थ सी हैं। क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड के द्वारा दिया हुआ जो वेडिंग बैंड है उसका बोझ उनकी हाथों पर, उनकी कलाई पर बैठा है, जिसने उनकी उंगलियों को स्वतंत्रता से, पूरी लिबर्टी के साथ, फ्रीडम के साथ मूव करने से रोका हुआ है। उनके ऊपर बंधन लगाए हुए हैं, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। क्लियर? ये था हमारा दूसरा स्टांजा। अब हम बढ़ेंगे तीसरे स्टांजा की ओर। तीसरा स्टांजा क्या कहता है? व्हेन आंट इज डेड, जब आंट जेनिफर मर जाएंगी ना, वो अब एक फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। ये एक फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है। व्हेन आंट जेनिफर इज डेड, जब आंट जेनिफर मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स, उनके टेरिफाइड हैंड्स, टेरिफाइड हैंड्स का मतलब क्या है? फ्राइटेंड हैंड। ठीक है, फ्राइटेंड हैंड्स, उनके डरे हुए जो हाथ हैं। डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि
एक बोझ उनके हाथों पर है, एक लिमिटेशन है, एक बंधन है। तो उनके डरे हुए हाथ विल लाई यानी पड़े रहेंगे, स्टिल बिल्कुल स्थिर होकर, बिना हिले डुले, रिंग्ड बंधे हुए, विथ ऑर्डील्स। ऑर्डील्स को समझिएगा क्या होता है ऑर्डील्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है। विथ ऑर्डील्स का मतलब होता है वो मुश्किल काम जो कि उनसे कराए गए थे, ठीक है। इनको हम इस तरह से इससे क्लियर कर सकते हैं, टफ टास्क्स, ठीक है। द टफ टास्क दैट वर मेड हर डन बाय हर हस्बैंड, ठीक है। व्हेन आंट जेनिफर इज डेड, जब आंट जेनिफर मर जाएंगी तो उनके डरे हुए हाथ, उनके मृत शरीर के डरे हुए हाथ विल लाई स्टिल, स्थिर होकर पड़े रहेंगे, रिंग्ड बंधे हुए, घिरे हुए, विथ ऑर्डील्स, उन दुष्कर कार्यों से, उन मुश्किल कामों से, शी वॉज मास्टर्ड बाय यानी जिससे कि उनको कंट्रोल किया गया था। क्या किया गया था? कंट्रोल किया गया था। मास्टर्ड बाय किसके द्वारा किया गया था? उनके हस्बैंड के द्वारा। तो जिन मुश्किल कार्यों से उनको कंट्रोल किया गया था, उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे, उनकी मौत के बाद भी उनके वो डरे हुए हाथ उन्हीं मुश्किल कार्यों को करते हुए, उन्हीं मुश्किल कार्यों के बोझ के तले घिरे हुए पड़े रहेंगे। पर उनकी मौत के बाद भले ही उनके हाथ इस तरह से पड़े रहें, वो उसी बंधन में बंधी रहें, क्योंकि वो जाएंगी तो उस समय वो सधवा होंगी, उनके हस्बैंड जिंदा हैं, और क्या कहते हैं, और जब वो मर जाएंगी उनसे पहले, तो तब तक, मरने तक वो इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं बंधनों से घिरी रहेंगी। द टाइगर्स इन द पैनल, पर जो उस पैनल का मतलब यहाँ पर क्या है? पैनल का ध्यान रखिएगा, मतलब होता है यहाँ पर स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन जिस पर की पेंटिंग की क्या की जा रही है? ड्रॉ की जा रही है, ठीक है। द टाइगर्स इन द पैनल, पर उस पैनल में बने हुए जो टाइगर हैं, दैट शी मेड, जो उन्होंने बनाए थे, ठीक है, जो उन्होंने बनाए थे, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो उछल कूद करते रहेंगे, प्राउड, गर्व से, एंड अनअफ्रेड, और बिना डरे, इन अ फियरलेस मैनर, वो टाइगर जो उन्होंने उस पैनल पर ड्रॉ करे थे, वो घूमते रहेंगे, उछलते कूदते रहेंगे पूर्ण गर्व से और बिना किसी से डरे हुए। भले ही उनकी मौत के बाद उनके डरे हुए हाथ उन्हीं मुश्किल कार्यों में घिरे क्यों ना रहें जिनसे कि उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, पर उनके द्वारा बनाए हुए वो टाइगर्स, जो कि उनकी इच्छाओं, उनकी ड्रीम्स के प्रतीक हैं, सिंबल हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए उस स्क्रीन पर उछल कूद करते रहेंगे, बिल्कुल गर्व और बिना डर के, निर्भय होकर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपके सामने पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर बाय एड्रिने रिच, जिसका मैंने आपको बैकग्राउंड दिया, और उसके बाद हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस पोएम का देखा, वर्ड मीनिंग्स देखे। आप लोगों को इसके सारे जो टफ वर्ड्स हैं वो अपनी नोटबुक में लिखने हैं और उनका सेंस भी आगे लिखना है। यही आपका आज का होमवर्क रहेगा। हर एक स्टांजा में से, तीनों स्टांजा में से जो भी टफ वर्ड्स हैं उनको मैं अब अंडरलाइन कर रहा हूँ। इन वर्ड्स के सेंस आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, और इसके अलावा कोई भी अगर समस्या, कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहले स्टांजा पर आते हैं, उसके टफ वर्ड्स में बता देता हूँ। पहला है आपका प्रेंस, ठीक है। दूसरा है टोपेज डेनिजन, ठीक है। और तीसरा है स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी, ठीक। इस स्टांजा में तो ये वर्ड हैं। दूसरे स्टांजा की ओर आते हैं। दूसरे स्टांजा में आप लोगों को फ्लटरिंग पहला वर्ड, ठीक है। दूसरा वर्ड है वेडिंग बैंड, ठीक है। और तीसरे स्टांजा की ओर आएंगे हम, तो तीसरे स्टांजा में टेरिफाइड हैंड्स, ठीक है, रिंग्ड विथ ऑर्डल्स, और उसके बाद है प्रेंसिंग, ओके। इन वर्ड्स को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इनके सेंस को भी लिखना है, जो कि मैंने आपको समझाया है, जैसे कि आपको पोएम क्लियर हो। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझको टेक्स्ट मैसेज करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, दैट वाज इट इन दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।